नमस्कार, हून टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस जहां इस प्रक्रिया पर सवाल उठा रही है, वहीं बीजेपी इसे पूरी तरह संवैधानिक और नियमित प्रक्रिया बता रही है। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि एसआईआर कोई नई व्यवस्था नहीं है, बल्कि समय समय पर अपनाई जाने वाली सामान्य प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य मतदाता सूची को शुद्ध और पारदर्शी बनाना है। उन्होंने कहा कि मृत मतदाताओं के नाम हटाना, स्थान बदल चुके मतदाताओं का सत्यापन करना और 18 साल से ज़्यादा आयु के युवाओं को सूची में शामिल करना इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य है। आपने एसआईआर पर कांग्रेस के बड़े नेता का बयान सुना होगा। उनका ये कहना है कि केरल में कांग्रेस की सरकार इसलिए आ रही है कि वहां एसआईआर लागू हुआ। सुना आप? भाजपा के नेता तो नहीं, कांग्रेस के नेता है, वरिष्ठ नेता है, उन्होंने बयान दिया है। तो एसआईआर के कारण कोई सरकार जा रही है, आ रही है, ये कोई सब्जेक्ट नहीं है। एसआईआर तो एक प्रक्रिया है जो समय समय पर अपनाई जाती रही है, आज भी अपनाई जा रही है। अब मोदी रिजीम में अपनाई जा रही है, इसलिए लोगों को पेट में दर्द हो रही बातें आ रही है। नहीं तो कांग्रेस ने लगभग 12-13 बार एसआईआर हो चुका अभी तक, वो 12-13 बार हो चुका है। उसी प्रक्रिया में आगे बढ़ रहा है। भाई जो फोर्ज वोटर वो हटना चाहिए, सब चाहते हैं। जो मृतक वोटर है उसका नाम हटना चाहिए, सब चाहते हैं। जो वोटर कहीं चेंज हो गया, इधर से उधर हो गया है, उसका उस क्षेत्र में नाम जुड़ना चाहिए, ये सब चाहते हैं। जो 18 वर्ष से ऊपर के जो लोग हो चुके वोटर बनने चाहिए, सब चाहते हैं। जो जेन्युइन वोटर है वो वोट होना ही होना चाहिए, ये सब चाहते हैं। उसमें दिक्कत कहाँ है? एसआईआर को लेकर जारी राजनीतिक बयानबाजी के बीच बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने स्पष्ट कहा है कि इस प्रक्रिया का मुस्लिम वोटरों से जोड़कर देखा नहीं जाना चाहिए। घुसपैठ और फर्जी वोटिंग का मुद्दा अलग है, जबकि देश के मूल नागरिकों के अधिकार पूरी तरह सुरक्षित हैं। विनोद चमोली ने कहा है कि जो लोग गलत तरीके से बाहर से आकर रह रहे हैं और सरकारी सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं, कार्रवाई केवल उन्हीं पर होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मूल रूप से यहाँ रहने वाले मुस्लिम नागरिकों को किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। घुसपैठ और मुस्लिम वोट, ये दो को जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए। घुसपैठ ये वो है जो बाहर से आकर इस देश के अंदर गलत तरीके से यहाँ पर रह रहे हैं और वो यहाँ वोट डाल रहे हैं या यहाँ के लाभ ले रहे हैं। जो हमारे अपने लोग हैं वो जो मुस्लिम भी हो सकते हैं। अब जो सहसपुर का मूल मुसलमान है वो कहाँ जाएगा? उसका वोट तो सहसपुर में ही होना चाहिए। जो हमारे धर्मपुर का मूल मुसलमान है वो कहाँ जाएगा? उसका वोट तो नहीं होना चाहिए। और जहां तक एसआईआर का प्रश्न है, ये भी तो देखना पड़ेगा ना। कोई आदमी बिजनौर में अगर वोटर है तो दो जगह तो वोट नहीं करेगा ना। वो सहसपुर में वोट करे, बिजनौर में वोट करे, कोई सहारनपुर में वोट करे, धर्मपुर में वोट करे, ठीक है ना? कोई लखनऊ में भी वोट करे, रायपुर में वोट करे, ये तो नहीं चलेगा ना। तो जब ये छटनी होगी कि आदमी एक जगह ही वोटर रह पाएगा, तो उसमें हो सकता है कुछ लोग कम हो जाए, कुछ लोग बढ़ेंगे भी। ऐसा नहीं कि सब कम ही हो रहे हैं। हमारे पहाड़ के लोगों में हो रहा है। कुछ लोग जो पहाड़ में वोटर हैं वो यहाँ से उनका कट रहा है, दो जगह वोटर बने हुए लोग। अभी वो या तो वहां से कटा रहे हैं, यहाँ बनेंगे, यहाँ कटाएंगे, वहां बनेंगे। तो ये तो सब पर लागू होगा। ये इसको मुस्लिम से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। घुसपैठ एक अलग सब्जेक्ट है। मुस्लिम जो हमारे लोग हैं उनको तो कौन हटा देगा? उनको और हटाना, ये बात करनी भी नहीं चाहिए। ये अनावश्यक बातें हैं, इस बातों को नहीं बढ़ाना चाहिए। यूसीसी के तहत देश का पहला हलाला से जुड़ा मामला दर्ज किया गया है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने हरिद्वार के इस मामले को शानदार बताया और कहा कि ये महिलाओं पर हो रहे जुल्म पर बड़ी लगाम है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने दर्ज मामले में स्पष्ट किया है कि पुनर्विवाह से पहले कोई शर्त नहीं होगी। हलाला की प्रथा पूरी तरह से गैर इस्लामिक थी और कुछ लोगों ने निजी फायदे के लिए इस्लामी कानूनों को गलत व्याख्या की थी। साथ ही महिलाओं को पुनर्विवाह के लिए किसी तीसरे व्यक्ति से संबंध बनाने की शर्त मानने को मजबूर करना जुल्म था। वक्फ बोर्ड अध्यक्ष ने कहा है कि यूसीसी लागू होने के बाद अब अगर कोई महिला को पुनर्विवाह के लिए शर्त मानने को मजबूर करता है तो उत्तराखंड सरकार और पुलिस ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगी। आया है जिसमें मोटे तौर पे ये पता चला है कि पुलिस ने एक मामला दर्ज किया है और उसमें विवाह से पहले की कोई शर्त नहीं होगी। पुनर्विवाह अगर कोई महिला करती है तो कोई शर्त नहीं होगी और उस कंडीशन के ऊपर इस विषय को सामने रखा गया है। मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत शानदार मामला है। ये पूरी तरह से गैर इस्लामिक था। एक तरह से एक
कोकस कुछ लोगों ने अपने जाती फायदे के लिए रखा गया था, उसका गलत तरीके से इस्लाम के लॉज का मिस इंटरप्रिटेशन था, महिलाओं के ऊपर एक जुल्म था और इस कुप्रथा पर जिस तरह से रोक लगी है, यानी कि अब किसी भी महिला को अगर पुनर्विवाह करना है तो उसे किसी की शर्त मानने की आवश्यकता नहीं है। ये उसको कोई कहे कि तुम किसी तीसरे आदमी से संबंध बनाओ, फिर वो आपको छोड़ेगा तब मैं पुनर्विवाह करूंगा, अगर कोई इसके लिए मजबूर करता है तो ऐसे लोगों के खिलाफ अब उत्तराखंड सरकार और उत्तराखंड की पुलिस कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगी। ये पेट्रोल और डीजल दोनों के दाम 3-3 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए गए हैं। वैश्विक बाजार में ऊर्जा की जो कीमतें इतनी तेजी से बढ़ी हैं, उसका सीधा बोझ अब तेल कंपनियों ने ग्राहकों के कंधे पर डाल दिया है। तेज कंपनियों की ओर से 3 रुपए प्रति लीटर की सीधी वृद्धि किए जाने के बाद अब पेट्रोल की नई कीमत 97.77 रुपये हो गई है। वहीं लीटर डीजल के लिए अब आम ग्राहकों को 90.67 रुपये की कीमत चुकानी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम देशवासियों से ये अपील की थी कि ईंधन के उपयोग को कम किया जाए, यानी कि पेट्रोल और डीजल की जो खपत है उसको कम किया जाए, और ऐसे में उनकी अपील का असर भी देखने को मिला। लेकिन उसके बाद ये भी देखा गया कि पेट्रोल और डीजल पर 3 रुपये कुछ पैसे जो हैं वो रेट बढ़ा दिया गया है 1 लीटर पर। और इसके बाद आपको तस्वीरें पेट्रोल पंप से दिखाना चाहेंगे कि अब जो पेट्रोल है उसके दाम बढ़ गए हैं, तो यानी कि जो लोग हैं वो अपना पेट्रोल लेने के लिए पहुंच भी रहे हैं। और बढ़ती कीमतों को लेकर भी लोग का साफ तौर पर ये मानना है कि आखिर रेट क्योंकि लगातार बढ़ रहे हैं, किस रूप में आप इसको देखते हैं? 3 रुपये पेट्रोल पर बढ़ाए गए, क्या हाँ। कहेंगे उसको लेकर? नहीं, उसको ठीक है। ये परिस्थिति तो हम तो 5 महीने पहले बढ़ना चाहिए था, अभी बढ़ रहा है। और इसके बाद ये भी है कि बढ़ा है तो ज़्यादा नहीं बढ़ा है, 3 रुपये बढ़ा है। इतना तो भाई अब जब लड़ाई चल रही पूरा संसार एक बेहाल हो गया, और इसमें अभी और ही बढ़ेगा, ऐसा कोई नहीं कि आज ही खत्म हो गया। अच्छा, आम लोगों की जेब पर भी क्योंकि असर पड़ रहा है, उसको किस रूप में देख रहे हैं आप? देखो जी, असर तो ऐसा नहीं 100-50 का नहीं है। दिन में कोई 20 किलोमीटर चलेगा, 30 किलोमीटर चलेगा, 20-30 रुपये का अंतर है, ज़्यादा नहीं है। अच्छा, प्रधानमंत्री ने जो अपील की थी उसको आप किस रूप में देख रहे हैं? जैसे कि वो कह रहे हैं कि पेट्रोल का इस्तेमाल कम करें। कम करें, हम तो 2-3 किलोमीटर तो पैदल जाते हैं, सब्जी लेने पैदल जाते हैं, और कोई मतलब रास्ते में मिल गया पैदल चल रहे मेरे साथ बैठ, यही हम करें, और कुछ नहीं। जितना मदद हो सकता है वही करें। यानी कि देश हित में है। देश हित में 100%। मैं ऑलरेडी आर्मी से हूँ मैं आर्मी से हूँ, मैं इस चीज़ को अच्छी तरह जानता हूँ। वो तो मोदी जी का धन्यवाद है जो फिर भी देश को अभी तक मुट्ठी में रख रहे हैं। बहुत सारे देश तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो पेट्रोल के दाम एक बार से बढ़े हैं और 3 रुपये कुछ पैसे का अंतर जो है वो इस बार देखा जा रहा है। 96.23 रुपये लीटर जो पेट्रोल है वो अब मिलना शुरू हो गया है, और लोग जो है पेट्रोल तो डला ही रहे हैं, लेकिन अब जो खपत कम करने की बात जो कही गई थी उस पर भी अब असर होता हुआ नज़र ज़रूर आने लगा है, क्योंकि लोग पहुँच रहे हैं और पेट्रोल डीजल जो है वो खरीदते हुए भी नज़र आ रहे हैं। और तमाम लोगों से यहाँ पर बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे, क्या कुछ कह रहे हैं। बस अब 3 रुपये जो रेट बढ़ाए किस रूप में आप देख रहे हैं, क्या कहेंगे उसको लेकर? सर रेट तो बढ़ ही रहा है। अभी तक तो गैस को लेकर के प्रॉब्लम झूल रहे थे, अब पेट्रोल पे आ गई है समस्या। अब क्या करें सर? तो दिक्कत मान रहे हैं? दिक्कत तो सर हो ही रही है, पब्लिक तो सर परेशान ही है। दिक्कत तो सर सभी को है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। जो अपील प्रधानमंत्री ने की थी कि पेट्रोल बचाएं, उसको आप किस रूप में देख रहे हैं? क्या बचा रहे हैं कि आप लोग भी पेट्रोल? सर जैसे उन्होंने किया था कि भाई पेट्रोल बचाओ, पेट्रोल बचाने की तो पूरी सर वो हो रही है। जैसे उन्होंने बोला था कि अगर कोई 4 आदमी जा रहे हैं तो अपनी अपनी गाड़ी ना लेके जाए, एक ही गाड़ी से सफ़र करे। उनकी बात पे भी सर सहयोग पूरा किया जा रहा है और कर रहे हैं, क्योंकि देख रहे हैं कि देहरादून में 1-2 दिन से थोड़ा सा भीड़ का माहौल भी थोड़ा कम है। मान रहे हैं लोग बात उनकी। लेकिन ऐसे में तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रेट भी बढ़ जाएंगे, उसको किस रूप में देखते हैं आप? अब सर रेट तो बढ़ ही रहे हैं। बताओ, गरीब आदमी है तो सब आदमी जूझ ही रहे हैं चीज़ों से। बाकी तो देखते हैं जो भी होता है आगे चल के क्या रिजल्ट निकलता है। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, पेट्रोल भी डला रहे हैं, लेकिन जो 3 रुपये का रेट है उसमें बढ़ोतरी की गई है, पेट्रोल के रेट में भी और डीजल के रेट में भी। हालांकि इससे पहले भी ये देखा गया था कि जब केंद्र सरकार ने 10 रुपये की छूट जो है एक्साइज ड्यूटी पर दी थी, उसके बाद लोगों में राहत ज़रूर थी, खुशी ज़रूर थी। लेकिन अब एक बार फिर से जो 3 रुपये की बढ़ोतरी हुई है उसको लेकर लोग का कहना है कि हालांकि जो 3 रुपये बढ़े हैं वो कहीं ना कहीं, हालांकि लोग इसको देश हित में तो बता रहे हैं और अपनी
समस्याओं से भी अवगत करा रहे हैं। हालांकि कह रहे हैं कि भाई महंगाई जिस हिसाब से बढ़ी है, जिस हिसाब से पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम बढ़े हैं, वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय तो है। और तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और बातचीत भी कर लेते हैं। भाई आप क्या कहना चाहेंगे 3 रुपए की जो बढ़ोतरी हुई पेट्रोल डीजल के रेट पर? हमें कोई इतराज़गी नहीं है, कोई इतराज़गी नहीं। मतलब ठीक है ये 3 रुपए की बढ़ोतरी? गवर्नमेंट जो भी करती है हमारे अच्छे के लिए ही करती है, हमें कोई इतराज़ नहीं। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। भाई साहब से भी जान लेते हैं। भाई साहब क्या कहेंगे 3 रुपए की जो बढ़ोतरी हुई है पेट्रोल डीजल को लेकर? देखो, जिस प्रकार से संकट चल रहा है तो ये बहुत ज़रूरी भी है ना। ये क्योंकि लोग जो है फिर स्टोर करने लग जाते हैं, तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि ये बढ़ोतरी हो जाए। तो ठीक है। इससे पहले छूट भी दी गई थी 10 रुपए की। हाँ, ये तो चलता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है, ये तो बिजनेस है ना जी, इसमें ऊपर नीचे चलता रहता है। जी, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो पेट्रोल के जो दाम हैं वो हम आपको बता रहे हैं, वो 96.23 रुपये पर लीटर जो है वो पेट्रोल मिल रहा है। यानी कि अब 3 रुपये सीधे सीधे बढ़ा दिए गए हैं और 3 रुपये कुछ पैसे का जो रेट है उसकी बढ़ोतरी की गई है। हालांकि अगर एक्स्ट्रा प्रीमियम तेल की हम बात करें तो उसका जो रेट है वो 104.69 रुपये पर लीटर पर पहुंचा हुआ है। तो यानी कि अगर एक्स्ट्रा प्रीमियम भी डला रहे हैं तो वो 100 के पार है, और अगर डीजल ले रहे हैं तो वो भी 91 रुपये 92 रुपये तक पहुंचा हुआ है। जो कि कहा जा सकता है कि पेट्रोल डीजल के दामों में एक बार फिर से बढ़ोतरी हुई है। हालांकि लोगों की जेब पर इसका असर जरूर पड़ रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री की जो अपील थी कि कम से कम ईंधन का इस्तेमाल करें, कम से कम पेट्रोल डीजल की चीज़ों का इस्तेमाल करें, वो असर अब होने लगा है। राजधानी देहरादून समेत कई क्षेत्रों में देखा जा रहा है कि जो तमाम लोग हैं वो अब वाहनों का उपयोग कम से कम कर रहे हैं, या फिर जो 4 व्हीलर का इस्तेमाल करते थे वो अब 2 व्हीलर का इस्तेमाल कर रहे हैं। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। नीट पेपर लीक होने के बाद लगातार विपक्ष की ओर से केंद्र सरकार को घेरने का काम किया जा रहा है। जहां रुद्रपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार का पुतला दहन किया था, वहीं आज भगत सिंह चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 80 फीट से ज़्यादा लंबा काला झंडा लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान कांग्रेस के नेता संजय जुनेजा ने केंद्र की मोदी सरकार से इस्तीफा देने की भी मांग की है। उन्होंने कहा कि नीट का पेपर बार बार लीक हो रहा है, जो सरकार का फेलियर है। देखिए, नीट का पेपर हर साल लीक हो जाता है, आखिर वजह क्या है? केंद्र सरकार जो अपने आप को कहती है कि पारदर्शी सरकार है, केंद्र सरकार कर क्या रही है? केंद्र सरकार के जो हमारे शिक्षा मंत्री क्या कर रहे हैं? 2024 में सरकार हमारे नीट पेपर लीक हो गए, 2026 में नीट पेपर लीक हो गए, लगातार लीकों की सरकार बन रही है। ये आखिर लीक कब तक चलता रहेगा? देश का भविष्य जो खराब हो रहा है कब तक चलता रहेगा? देश के बच्चों से खिलवाड़ कब तक चलता रहेगा? ये केंद्र सरकार को जवाब देना चाहिए। आज उसके विरोध में हम सैकड़ों लोगों ने, हमने 100 फुट का काला झंडा लेकर हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन करा है, और ये विरोध प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा। लेकिन हमारा कहना है, जो बच्चों के माँ बाप हैं, जो लाखों रुपए कर्ज लेकर बच्चों को पढ़वाते हैं, वो कैसे पढ़वा, क्या करेंगे वो बच्चे? उनके भविष्य अंधकार में हो गए। आज इसको लेकर हमने प्रदर्शन करा, ये प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा। चारधाम यात्रा इस समय अपने चरम पर है और अब तक लगभग 13 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु बाबा केदार, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के दर्शन कर चुके हैं। एक और श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग की यात्रियों की सुरक्षा और सेहत को लेकर पूरी तरह सतर्क नजर आ रहे हैं। यात्रा के प्रमुख प्रवेश द्वारा ऋषिकेश और हरबटपुर में स्वास्थ्य विभाग की ओर से विशेष मेडिकल स्वास्थ्य की गई हैं, और जहां लगातार यात्रियों के स्वास्थ्य जांच भी की जा रही है। देहरादून के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज शर्मा ने बताया है कि दोनों एंट्री पॉइंट पर मेडिकल रिलीफ पोस्ट यानी MRP सेंटर स्थापित भी कर दिए गए हैं, जहां 24 घंटे मेडिकल टीमें तैनात हैं। चारधाम यात्रा के लिए हमारे पास में 2 MRP सेंटर हमने बनाए हैं। एक हमारा ट्रांजिट कैंप ऋषिकेश में बना है, दूसरा बस अड्डा हरबटपुर में बना है। और वहीं पे हम MRP के साथ साथ स्क्रीनिंग सेंटर भी हमारे संचालित है, स्क्रीनिंग हम लोग करते हैं। ऋषिकेश में बात करें तो 24/7 MRP वहाँ संचालित है, मेडिकल टीमें वहाँ लगी रहती हैं, और 4 बेड भी वहाँ पे हमने रखे हैं कि इन केस ऑफ इमरजेंसी को फर्स्ट एड देनी हो तो उसके लिए 4 बेड भी हमने वहाँ पे रखे हैं। और उसके अलावा 5 जो हमारी टीमें हैं जो स्क्रीनिंग का काम वहाँ पे 24/7 कर रही हैं। ऐसे ही हरबटपुर में अभी मरीज जो यात्री हैं उनकी होल्डिंग कम है, यात्री अभी वहाँ पे कम रोके जा रहे हैं, तो इसलिए हमने सिर्फ 2 वहाँ पे टीमें स्क्रीनिंग के लिए लगाई हुई हैं, और शाम तक हमारे जो MRP सेंटर है मेडिकल टीम भी उपलब्ध रहती है। इसके अलावा एक एम्बुलेंस हमने दोनों जगह हम खड़ी रखते हैं, इन केस कोई ऐसी इमरजेंसी आती है कि अचानक उसको अस्पताल शिफ्ट करना पड़े, तो ऋषिकेश वाले को हम SPS ऋषिकेश में लेकर जाते हैं पहले, और वहाँ हरबटपुर वाले को विकास अस्पताल में लेकर जाते हैं इन केस को उसको ऐसी इमरजेंसी अस्पताल की इलाज की जरूरत है।
देहरादून के सहसपुर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे की ओर से आयोजित संवाद कार्यक्रम में अल्पसंख्यक समाज की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली है। इस कार्यक्रम में संगठन को मजबूत करने और सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने पर जोर दिया गया है। कार्यक्रम का नेतृत्व अल्पसंख्यक मोर्चे के जिलाध्यक्ष खालिद मंसूरी और मंडल अध्यक्ष सोनू की ओर से किया गया। वहीं सहसपुर विधायक सहदेव सिंह पुंडे ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा है कि अल्पसंख्यक समाज तेजी से बदलाव की ओर बढ़ रहा है। केरल में बनी तो वोट चोरी नहीं हुआ, और जहाँ बीजेपी की सरकार बन गई वहाँ वोट चोरी हो गई। पार्टी संगठन द्वारा ये कार्यक्रम सभी मंडलों में किए जा रहे हैं, अल्पसंख्यक संवाद कार्यक्रम, और उसी के क्रम में आज सहसपुर विधानसभा में ये एक विशाल अल्पसंख्यक संवाद कार्यक्रम हुआ है। इसमें हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा के अनिश गौड़ जी विशेष रूप से उपस्थित रहे और सहसपुर विधानसभा के माननीय विधायक सहदेव पुंडे जी उपस्थित रहे। इसका संवाद का ये मतलब यही है कि अल्पसंख्यक लोगों को कैसे भारतीय जनता पार्टी से जोड़ा जाए। अल्पसंख्यक समाज को जितनी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी द्वारा दी जा रही हैं उसको लेकर के हम अल्पसंख्यक लोगों में जा रहे हैं, और मुझे उम्मीद है इस बार ग्रामीण जिले में हमारी सहसपुर विकासनगर ये दोनों सीटें हम फिर से जीतने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा देहरादून ग्रामीण संगठनात्मक ये अल्पसंख्यक संवाद कार्यक्रम यहाँ की जिले की टीम के द्वारा रखा गया था, और जो पार्टी की रीति नीति है वो अपने समाज के बीच हम ले जाने का काम कर रहे हैं। जो दूसरे राजनीतिक दलों ने भ्रांतियां पैदा की थी उन भ्रांतियों को दूर करने का काम कर रहे हैं, और समाज जागरूक हो रहा है और पार्टी के साथ जुड़ने का काम कर रहे हैं। उत्तराखंड उच्च न्यायालय में ईंधन संरक्षण और पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नो व्हीकल डे मनाया गया। इस मौके पर मुख्य न्यायाधीश समेत अन्य न्यायाधीशों, उच्च न्यायालय के अधिकारियों, कर्मचारियों और हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदस्यों ने कार्यक्रम का पालन भी किया है। कार्यक्रम के तहत सभी न्यायाधीश, अधिकारी, कर्मचारी और वकील अपने अपने वाहनों का उपयोग छोड़ पैदल ही न्यायालय पहुंचे। वहीं भवाली, हल्द्वानी और अन्य दूरस्थ क्षेत्रों से आने वाले वकीलों ने वर्चुअली माध्यम से अदालत की कार्रवाई में हिस्सा भी लिया है। नेशन की इस समय परिस्थितियां हैं उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहता है इस छोटे से सिंबॉलिक जेस्चर के थ्रू। सबसे निवेदन किया गया है कि आज और गाड़ी में ना आए, प्रयत्न यही रहेगा कि पूरा स्टाफ भी जो है वो या तो साइकिल पे आएगा या पैदल आएगा। तो सर ये अभियान आगे भी जारी रहेगा या? ये अभियान मतलब आज तो कॉल है, लेकिन सबसे निवेदन यही है कि जहाँ तक हो सके तो हम लोग कोशिश करें कि पेट्रोल सेव करें, कम से कम इसका इस्तेमाल। वर्चुअल कोर्ट के लिए भी बोला गया है दूर दराज के अधिवक्ताओं को। हाँ, वर्चुअल कोर्ट की फैसिलिटी हम लोग के यहाँ पहले से भी है, लेकिन आज इस विशेष निवेदन है कि जितने भी जो दूर दराज के वकील हैं वो वीसी से ही अगर आर्ग्यू करेंगे तो हम लोग उसको एनकरेज। उत्तराखंड में मौसम लगातार करवट बदल रहा है। इस महीने में जहां पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी देखने को मिल रही है, वहीं मैदानी क्षेत्रों में बारिश और तापमान में उतार चढ़ाव भी लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है। बदलते वक्त का असर अब लोगों की सेहत पर भी साफ दिखाई देने लगा है। अस्पताल में वायरल फीवर, सर्दी जुकाम के और खांसी संक्रमण के मरीज पहुंच रहे हैं, और राजकीय दून मेडिकल कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर और एमडी मेडिसिन डॉक्टर अरुण के पांडे का कहना है कि लगातार हो रहे क्लाइमेट चेंज और प्रेशर वेरिएशन की वजह से लोगों को अपनी सेहत को लेकर अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। देखिए, अभी का तो फ़िलहाल जो मौसम है आप देख रहे हैं कि मई का सीज़न आ गया और अभी भी गर्मी जो है पूरी तरीके से नहीं आई है। ऊपर आप पहाड़ पे ही देख लीजिए, जैसे मैं केदारनाथ से ड्यूटी करके आया हूँ तो उसमें ही अभी मई में ही स्नोफॉल हो गई है। तो ये बहुत कॉमन चीज़ नहीं है, और यहाँ पे भी जो लगातार जो प्रेशर चेंजेस आ रहे हैं और क्लाइमेट चेंजेस की वजह से अभी भी बारिश है। तो अभी जो समस्याएँ भी उत्पन्न होंगी कि जो टेम्परेचर वेरिएशंस होंगे,
कि अचानक से अब देखिए धीरे धीरे करके गर्मी बढ़ने लगेगी या बारिश आ गई, तो ये टेम्परेचर चेंजेस की वजह से मरीज़ों को थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि अचानक घर जाते ही ठंडा पानी ना पी लेना, ठीक है। अब मरीज़ ये नहीं समझ पा रहा है कि ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए, कि पंखा चलाया जाए, एसी चलाया जाए या फिर रात को ब्लैंकेट ओढ़ ले, कई बार जो टेम्परेचर वेरिएशंस है। तो उसमें पेशेंट को ये चाहिए कि थोड़ा अपना खान-पान का ध्यान रखे, बाहर का खाना ना खाए, उबला हुआ पानी पिए, जंक फूड्स और ये जो बाहर की चीज़ें हैं, बासी चीज़ें हैं, उससे थोड़ा परहेज़ करें। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।